Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ 12th क्लास की फिजिक्स में नए यूनिट के साथ नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में बच्चों, जो हमने 7th यूनिट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस कंप्लीट किया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि यदि इस यूनिट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप से कोई भी डाउट्स हो, तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं और फिर हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अभी तक फिलहाल कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं है, तो आई होप सभी बच्चों को सही सही समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस यूनिट को बिल्कुल ठीक ठीक जो ये वीडियो अपलोड करेंगे, जो ये आपकी क्लास लग रही है, अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को एनालाइज करना है, समझना है। तो देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। 8th यूनिट है बच्चों। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है एटम। अब एटम क्या होता है इनको ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहली बात, एटम में जो ए वर्ड है ना बच्चों, इस ए की मीनिंग होती है नोट। नोट की मीनिंग है नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो ये टॉम वर्ड है ना, इसकी मीनिंग होती है डिवीजन। बिल्कुल ही सिंपल है। ऐसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसको और छोटे पार्टिकल्स में हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? एटम। ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच does not divided into simpler parts by any extraordinary method। अब देखो बच्चों, जो मैंने कहा ना ऑर्डिनरी मेथड से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इतने छोटे पार्टिकल्स हम जिससे डिवाइड ही नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे कितना छोटा है जो डिवाइड नहीं करे। जो एक सुई के नुकीले पार्ट पे 1,00,000 एटम आती है। एक सुई का नुकीला पार्ट देखिए, ये एक पार्टिकल्स है और इसको 1,00,000 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और जो 1 पार्ट्स होगा वही तो एटम है। तो कैसे हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन बट ये जो कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक चला नहीं, बाद में इनको क्लासिफाइड कर दिया गया था। तो एटम जो है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है, मेड अप ड्यू टू 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 3 fundamental particles such as electron, proton and neutron। जैसे आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और न्यूट्रॉन 0। ठीक। तो किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इट इज माइनस इक्वल टू प्लस। ये बातें जो बताए थे जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो यहां से हम यूं भी कह सकते हैं, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली neutral sphere which contains equal number of proton and equal number of electron। proton equal to electron, it means P इक्वल टू E। दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी और इक्वल होगी तो चार्ज 0 हो जाएगा।
ये एटम के बारे में बताया गया। फिर एटम इतनी छोटी पार्टिकल जिसे हम देख ही नहीं सकते, इट डज नॉट विजिबल विद हेल्प ऑफ नेक्ड आईज, नंगे आंखों से नहीं देख सकते। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मे बी माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो देख सकते, बट ऐसे नहीं देख सकते। एटम का जो साइज होता है, जो इनका साइज हम मेजर करेंगे, साइज ऑफ एटम वो होगा बच्चों 1 एंगस्ट्रम, और जो 1 एंगस्ट्रम होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। इट मीन्स 1 अपॉन में 10⁻10 मीटर। देखिए 1 मीटर है, उनको 10⁻10 इतने पार्ट में डिवाइड करना, तो एटम का साइज ये होता है। और इनसे भी जो छोटा साइज होता है ना, वो होता है न्यूक्लियस का साइज। एटम जो होता है बच्चों, उसके सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अभी बता दूंगा, ये बस एक इंट्रोडक्शन से एटम के बारे में। तो जो न्यूक्लियस है ये और भी छोटी है, इनकी साइज जो होती है वो होती है फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻⁻15, और साइज एटम का -10, तो लगभग 1 लाख हो गया ना। तो ऐसे कहा जाता है, अनुमान लगाया गया है कि यदि एटम एक क्रिकेट का ग्राउंड है ना बच्चों, तो इनके सेंटर पार्ट में एक बॉल को रख देते हैं, तो बॉल जो है एक न्यूक्लियस है। तो ये है बच्चों एटम। अब एटम में जो ये 3 पार्टिकल्स है, तीनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, मास है। चलिए इनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो मेन एटम की जो डेफिनेशन देनी है, जो चैप्टर का नाम एटम दिया है, सीधा याद रखना है, आपने 11th में भी देखा होगा। ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which does not divided into simpler parts by extraordinary method, ये जरूर कहना बच्चों, क्योंकि बाद में डिवाइड कर दिया गया ना, तो इसीलिए एटम को डिफाइन करने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड जरूर कहना है। अपनी बातों को कहना तो है, बट थोड़े से मॉडिफाई करके कहना है, क्योंकि जब तक एटम को डिवाइड नहीं किया गया था तब तक तो ठीक ही था ना। तो एटम इस तरह से 3 पार्टिकल्स की बनी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई चार्ज नहीं होता है आइसोलेटेड एटम पे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 0 है, मिलके इक्वल है, तो +-0। तो ये है एटम। तो देखो बच्चों, एटम के बारे में, जैसे एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी होती है, तो ये है देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन सा? सच एज इलेक्ट्रॉन, सेकंड है बच्चों प्रोटॉन, और थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लिखते हैं E-, प्रोटॉन को P, न्यूट्रॉन को N। इनके ऊपर जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन के ऊपर +1, और न्यूट्रॉन के ऊपर बड़ा 0। 0 का मतलब क्या? न्यूट्रल, कोई चार्ज ही नहीं, है ना। देखिए एक्यूरेट चार्ज होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये SI में होता है बच्चों, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, बट CGS में -4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम्ब, या इसी को हम बोलते हैं ESU। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा भी होगा कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम्ब, है ना। फिर इनके बाद प्रोटॉन के ऊपर +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ओनली साइन का डिफरेंस है।
है ना। और जो चार्ज है इसके ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर, वो तो जीरो है ही। अब देखिए मास, जो मास इलेक्ट्रॉन का होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखो बच्चों ध्यान से, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में क्या डिफरेंस दिख रहा है कोई डिफरेंस नहीं ना बच्चों, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं 1.67 तक ही बताते हैं। हालांकि ये भी बताना आपका गलत नहीं होगा, बट यदि दोनों की वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, डज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ये। तो इट मींस इसमें जो है 67262 और इसमें 493 ये होगा बच्चों। तो आप यूं कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ना कि इक्वल है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी बच्चों जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज जो करी थी वो है गोल्डस्टीन ने। वैसे कई एक बार ऐसा हो जाता है बच्चों कि क्वेश्चंस में गोल्डस्टीन का नाम ही नहीं आता, तो उसमें रदरफोर्ड आप बोल सकते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन देखा था। चलिए और मैं रदरफोर्ड भी कर देता हूं, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी जेम्स चैडविक ने, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन और साइंटिस्ट के नाम के बीच में मैंने एक ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। ये ट्रिक है बच्चों ईंट पर नाच, पर की जगह पग भी यूज कर सकते, पग नाच। देखिए क्या मतलब है ये ईंट पर नाच। ई जो है इलेक्ट्रॉन के लिए, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये टे जो है ना बच्चों टे फॉर थॉमसन। ईट इलेक्ट्रॉन और थॉमसन, पर पे फॉर प्रोटॉन और रे फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन रदरफोर्ड, या प्रोटॉन गोल्डस्टीन, ने फॉर न्यूट्रॉन, चे फॉर चैडविक। ये आगे का आप सोच रहे हैं जेम्स, ये सरनेम है बच्चों, जो साइंटिस्ट के जो ये नेम है ना इनका सरनेम पहले लिखा जाता है। हमारे यहाँ सरनेम बाद में लिखा जाता है, लेकिन इसमें पहले लिखा है। तो नेम जो है वो चैडविक है, जेम्स तो एक सरनेम है। गोल्डस्टीन ऐसे जे ये भी सरनेम है, ये थॉमसन। तो बच्चों ये एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बनी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों के ऊपर चार्ज, तीनों के ऊपर मास बताया गया। जो प्रोटॉन का मास होता है न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, बट इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन को यदि 1837 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट इलेक्ट्रॉन का मास हो। राउंड फिगर में मास ऑफ प्रोटॉन 1840 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। जैसे ये एक एटम है बच्चों, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एटम कौन सा लिया था, गोल्ड लिया था, गोल्ड थिन फॉयल। अब सवाल उठता है गोल्ड ही क्यों लिया, क्या और मेटल ही थे या और अदर एटम नहीं था। गोल्ड लेने के पीछे क्या वजह है, तो गोल्ड लेने के पीछे वजह यह है बच्चों कि गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 1 ग्राम गोल्ड
स्ट्रेच इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग थिन वायर्स। तो इसके जो है ना बिल्कुल छोटे से छोटे पार्ट्स किए जा सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने गोल्ड थिन फॉयल ली कि गोल्ड थिन फॉयल एटम है। और इनके चारों तरफ इन्होंने क्या किया, ये एक स्क्रीन लगा दिया, और ये जो स्क्रीन बनी हुई है जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जिसके ऊपर ऑब्जर्व किया। फिर सामने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया बच्चों, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पता होगा किसे कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को इमिट करे। तो इनसे अल्फा रेज निकल रही है, तो इस अल्फा रेज से स्ट्राइक करवाएगा गोल्ड थिन फॉयल पे। तो देखिए ये जैसे गोल्ड थिन फॉयल से निकले, ये चली गई, ये निकले, ये चली गई, ये निकल के चली गई, ये निकल के चली गई, ये गई, ये मुड़ गई, ये फिर से गई, ये मुड़ गई, ये गई रिटर्न आई, ये गई उल्टा। देखो बच्चों, ये अल्फा रेज, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और इसके सामने गोल्ड थिन फॉयल प्लेस किया, जिसको जिंक सल्फाइड स्क्रीन से कवर्ड कर दिया गया। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है इनका। एट फर्स्ट जब इन्होंने अल्फा रेज को गोल्ड थिन फॉयल के ऊपर बमबारी करवाई, मतलब पास करवाया, तो मोस्टली अल्फा रेज तो सीधी पास कर रही है और कुछ अल्फा रेज अपनी पास से डेविएट हो रही है, और बहुत ही कम, इट मीन्स लगभग 1 रेज इन 8,000, 8,000 रेज जब पास होगी मुड़ गई, तो एक ऐसी भी रेज थी जो रिटर्न चली गई। तो ऑब्जर्वेशन से इन्होंने क्या किया, 3 टाइप की बातें देखी इन्होंने। एट फर्स्ट मोस्टली अल्फा रेज सीधी पार कर रही है और बहुत ही कम अल्फा रेज डेविएट हो रही है, बहुत ही कम, 8,000 में एक जो रिटर्न आ रही है। यही इनका एक्सपेरिमेंट था, इसी के ऊपर इन्होंने कंक्लूजन निकाला। देखिए हम यूं कह सकते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, दिस एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल demonstrated by Rutherford in 1911. According to him, when alpha rays which is emitted from any radioactive source falls over the surface of gold thin foil which is covered through the zinc sulfide screen, then most of the alpha rays are passes through in straight line without any deflections, without any deflections. Some alpha rays are deviated from their path, अपने पाथ से डेविएट हो रही है, and a few alpha rays, a few, it means one day in 8,000 return, come back. So Rutherford concluded following conclusion. ये 3 बातों के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन निकाला और इसी पे इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। देखिए फर्स्ट पॉइंट इनका क्या था, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एटम्स आर पोजेस द वैकेंट स्पेस, इट मींस एम्प्टी स्पेस, खाली खाली है, इसीलिए तो रेज सीधी पास कर रही है पहले ही। अब अल्फा रे बच्चों पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, नंबर 2 और मास 4 है, बीटा नेगेटिव गामा न्यूट्रल। तो अब कुछ रेज डेविएट क्यों हो रही है, तो डेविएट क्यों हो रही है, ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहां पे कोई पॉजिटिव पार्ट है जिसे इसे रिपेल कर रही है, यदि नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट नहीं हो जाती। तो
तो इससे इन्होंने ये पता लगाया कि सेंट्रल पार्ट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। फिर अल्फा रेज अपने आप पे हैवियर है, मास तो 4 है, और फिर जाके सेंटर में स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न आ रही है। ये क्या बात? यदि मान लीजिए सेंट्रल पार्ट में चार्ज से कम हो तो उनको पेनिट्रेट करके सीधी पार कर जाती है अल्फा रेज, बट अल्फा से भी ज्यादा मास वाली कोई चीज है ना, जिसकी वजह से इससे रिटर्न आना पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा था जो सेंट्रल पार्ट है, टोटल मास एटम का सेंटर में ही है, तो मास कंसंट्रेटेड एट सेंटर, मास जो कंसंट्रेटेड है बच्चों वो सेंटर में। क्लियर है? तो रदरफोर्ड के 3 कॉन्सेप्ट में याद रखना है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ एटम आर पोजेस द एम्प्टी स्पेस और वैकेंट स्पेस। सेंट्रल पार्ट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल मास ऑफ एटम कंसंट्रेट एट द सेंटर इज कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। अब देखो बच्चों, रदरफोर्ड ने एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा जो है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब देखो न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है? न्यूक्लियस जो सेंटर पार्ट में पार्टिकल्स डेविएट हो रही है, रिटर्न आ रही है, तो वो सेंट्रल पार्ट जो उसका नाम न्यूक्लियस रखा है। तो न्यूक्लियस की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? ए स्मॉल पोर्शन विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड कैरिंग पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास इज आल्सो कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सीधी ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम which is situated at the central core carrying positive charge and total mass is called nucleus. In this part, proton and neutron, both fundamental particles are present. तो न्यूक्लियस में जो है क्या होगा? स्मॉल पोर्शन, डेफिनेशन लिख दो, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम which is situated at center and carrying positive charge ब्रैकेट में लिख देता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड टोटल मास इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो इनकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और मास की बात आती है तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, मेन मास होता है प्रोटॉन का, तो मास के लिए A इक्वल टू P प्लस N होते हैं, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल with respect to mass of proton and mass of neutron। ये है न्यूक्लियस को छोड़कर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस को छोड़कर, एक्सेप्ट न्यूक्लियस तो ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है और ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो ये आपको करवाया गया था ओनली इंट्रो क्लासेस है, और ये क्लास मिस ना करें, ना वीडियो को स्किप करें।
इनको अच्छी तरह से इस वीडियो को एनालाइज करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास हम यही समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।